Hello everyone, welcome back to another video of CA Point relating to your CA Foundation revision chapters. अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा that was related to your mostly introduction, that is your nature, types of contract, consideration, offer, acceptance. अब अपन डिस्कस करने वाले हैं the other essentials of a valid contract, यानी और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वी कैन से फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर थिंग्स टू कंसिडर व्हाइल वी आर फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज योर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो जाता है कौन कौन से ऐसे इंसान है जो लीगली एक्सेप्टेबल है, लीगली अलाउड है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब जनरली अपन को ये चीज बताई जाती है कि एनीवन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द पर्सन हु बिलोंग टू द थ्री कैटेगरीज दैट वी विल डिस्कस जस्ट नाउ. पहली कैटेगरी अपने लिए हो जाती है दैट इज योर माइनर. दूसरी कैटेगरी हो जाएगी अपने लिए अनसाउंड माइंड. और तीसरी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो ये तीन कैटेगरीज मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, जिसके अंदर अपन को बताया जाएगा कि कौन कौन से इंसान ऐसे हैं दैट आर नॉट एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो अभी यहां पर अपन सेक्शन 11 क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं. एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी यानी 18 प्लस अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही सब्जेक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड. अब साउंड माइंड का मतलब ये हो जाता है यहां पर कि उसकी मेंटल कैपेसिटीज इंटैक्ट है, यानी वो सारी चीजों को सी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती है. इसके लिए यहां पर जो पॉइंट बताया गया है दैट इज ऑफ साउंड माइंड. अब साउंड माइंड के अंदर अपन को ये बताया जाता है कि आप जो भी टर्म्स कंडीशन मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये कंडीशन यहां पर इसलिए डाली गई है कि आप उन चीजों को समझ सकते हैं तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटाइटल होगे टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपकी मेंटल कैपेसिटीज नहीं है, अगर आप वी कैन से इडियट और अनसाउंड माइंड और वी कैन से सर्टेन कैटेगरी ड्यू टू डिजीज और मेंटल डीके दैट इज ड्यू टू ओल्ड एज, अगर आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है तो उसके केस में आप साउंड माइंड के नहीं माने जाते और उस सिनेरियो में यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. और अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वॉइड माना जाएगा. And the last category that is mentioned is disqualified from contracting by law which he is subject. यानी लॉ में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, अगर आप उन डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर हैं तो आप इंटाइटल नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब वो क्या क्या चीज है डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज वापस यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताया गया, माइनॉरिटी दैट इज वी कैन से लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, और अनसाउंड माइंड जिसके अंदर इडियट, लुनेटिक और ड्रंकन पर्सन. अब ड्रंक के अंदर एक चीज आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज, ड्रंकन यानी आपने अल्कोहल का कंजम्पशन किया है टू एन एक्सटेंट दैट यू कैन नॉट मेक अ साउंड जजमेंट. अब ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है अपने लिए ड्रंकन के अंदर. टू एक्सटेंट का मतलब आपने इतनी शराब पी ली है कि आप अपनी मेंटल कैपेसिटी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, आप साउंड डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ नहीं पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पा रहे, टर्म्स कंडीशन को नहीं समझ पा रहे, तो यू आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ड्रंकन पर्सन टू अ एक्सटेंट दैट यू कैन नॉट मेक अ साउंड जजमेंट. वो चीज यहां पर अपन को समझनी जरूरी है. नेक्स्ट आ जाता है अपने लिए एलियन एनिमी. एलियन एनिमी का मतलब एग्जाम्पल अपन ने पहले भी डिस्कस करा है. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के बीच में अगर वॉर है और आप उस कंट्री के किसी इंसान के साथ डीलिंग कर रहे हो, तो हो सकता है उस वॉर ड्यूरेशन के दौरान या उस टेंशन पीरियड के दौरान गवर्नमेंट कह दे कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पर्सन बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर कंट्री वेदर इट बी पाकिस्तान और चाइना. तो वो एलियन एनिमी की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं और एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. वो चीज यहां पर अपन को बताई गई है. नेक्स्ट है कॉन्विक्ट्स. कॉन्विक्ट्स का मतलब जो ऑलरेडी जिनके ऊपर कोई केस चल रहा है और किसी केस में वो गिल्टी पाए गए हैं या उन पे कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, वो जेल के अंदर है, दैट पर्सन आर नोन एज कॉन्विक्ट. तो उनके अगेंस्ट में या उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. कॉर्पोरेशन ये अपन समझेंगे डिटेल में आगे आने वाले टॉपिक के अंदर. नेक्स्ट एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन
3 of the Indian Majority Act 1875, every person domiciled in India, that is जो इंडियन ओरिजिन का है, attains majority on completion of 18 years of age, यानी आप 18 साल के हो जाते हो तो ही आप मेजर माने जाते हो. अंटिल देन यू आर कंसिडर्ड एज माइनर. माइनर को वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलती. माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो माना जाता है. और माइनर के केस में माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. केस स्टडी जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, दैट इज मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. अब हुआ ये कि एक इंसान जिसका नाम धर्मोदास घोष था, उसने क्या करा, उसने ये करा कि वो माइनर था, फिर भी उसने दूसरे इंसान को ये बोलते हुए कि वो मेजर है, उसके साथ एक लोन एग्रीमेंट करा, उससे 20,000 रुपए का लोन लिया और एक मॉर्गेज डीड बना के दे दी कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उससे वो आपके पास मैं एक तरीके से गिरवी रखता हूं इन सिक्योरिटी ऑफ द 20,000 दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम यू एज अ लोन. Later on it was discovered that the person taking loan was a minor. तो उसके केस में जिसने लोन दिया था वो कोर्ट में गया अपनी राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कि मैंने इसको लोन दिया था, इसने मॉर्गेज डीड साइन करके दी, अब इसके अगेंस्ट में मैं एक्शन लेना चाहता हूं. कोर्ट ने सारे सर्कमस्टांसेस को स्टडी करा और फाइनली ये डिसाइड करा कि क्योंकि वो पर्सन, लोन लेने वाला पर्सन वाज अ माइनर, इवन दो ही टोल्ड द अदर पर्सन व्हाइल टेकिंग अ लोन दैट ही इज अ मेजर. यानी उसने गलत तो बताया, उसने झूठ तो बोला कि वो मेजर है, वो 18 साल से अबव की एज का है और उसके बेसिस पे उसको लोन मिल गया. बट यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड माना जाता है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, यानी स्टार्टिंग से वॉइड, स्टार्टिंग से गलत माना जाता है. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये केस लॉ आया कि आप अगर गलत भी बताते हो, इफ यू आर अ मेजर, देन ऑल्सो नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू बिकॉज वॉइड एब इनिशियो हो जाता है. अब इसके केस में आगे जाके अपन को बताया जाएगा, अगर नेसेसिटी सप्लाई की गई है, अगर कोई इंसान आपको पैसा प्रोवाइड करता है, दैट इज यू आर अ माइनर, और आपको पैसा प्रोवाइड किया जाता है फॉर योर स्टडीज या फिर दैट आर एसेंशियल फॉर योर लाइफ, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीने के लिए जरूरी है, उसके लिए अगर पैसा प्रोवाइड किया जाता है तो दैट पर्सन जो पैसा आपको प्रोवाइड कर रहा है, इवन दो इफ यू आर अ माइनर, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपकी कोई एस्टेट है, तो वो इंसान उससे अपना पैसा रिकवर कर सकता है. बट ये कंडीशन तभी रहेगी व्हेन एसेंशियल ऑफ लाइफ या एसेंशियल्स ऑफ लाइफ सप्लाई की जाती है टू अ माइनर. अगर लग्जरी सप्लाई कर रहे हो, एक करोड़पति क्या बच्चा है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, ही इज अ माइनर, उसके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है और जबरदस्ती आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो टू एंटर इनटू द गुड बुक्स, एंड लेटर ऑन यू वांट टू ट्राई टू रिकवर द अमाउंट दैट यू हैव स्पेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट फ्रॉम हिज एस्टेट, क्योंकि आपको पता था उसके बाद बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है. सो दैट case you would not be liable to claim anything because you are not supplying any necessity. So necessity के केस में आप उसकी प्रॉपर्टी उसके एस्टेट से क्लेम कर सकते हैं, even though if he is a minor, otherwise आप क्लेम नहीं कर सकते. नेक्स्ट चीज, पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर, वैलिडिटी, यानी वैलिड नहीं होता, दैट इज वॉइड एब इनिशियो हो जाता है. माइनर के साथ आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग. Next, a minor with the consent of all parties be admitted for the benefits of existing partnership. आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेकर आ रहे हो तो यू कैन एंटर, सारे पार्टनर्स एग्री करें और उस पार्टनरशिप फर्म में माइनर आएगा ओनली फॉर द बेनिफिट्स, यानी लॉसेस लायबिलिटीज के लिए माइनर नहीं जिम्मेदार होगा. पार्टनरशिप में जो भी फायदे हैं उसके लिए माइनर को आप एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो. नेक्स्ट, अ माइनर कैन बी अ एजेंट बट नॉट पर्सनली लायबल बट ही कैन नॉट बी अ प्रिंसिपल. एजेंसी अपन ने डिस्कस करा जिसके अंदर दो पार्टीज होती है, प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल जिसका मेन बिजनेस होता है वो अपने बिहाफ पे एक्ट करने के लिए एक इंसान को अपॉइंट करता है, दैट इज नोन एज हिज एजेंट. तो माइनर एजेंट बन सकता है क्योंकि एजेंट के सारे ऑथराइज्ड काम की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की रहती है. तो माइनर एजेंट बन सकता है बट माइनर प्रिंसिपल नहीं बनता, क्योंकि माइनर अगर प्रिंसिपल बन गया, एजेंट ऑल दो मेजर है, एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा प्रिंसिपल के बिहाफ पे, बाद में पता चला कि प्रिंसिपल माइनर था, तो थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाएगा. इसीलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए अपन ने यहां पर लिख दिया, अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट but not personally liable but he cannot be principal. Next,
द माइनर कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट व्हेन द शेयर्स आर फुली पेड अप एंड द ट्रांसफर बाय शेयर, दैट इज मेरे पास शेयर थे, फुली पेड अप शेयर थे, अगर मैं चाहूं तो वो शेयर माइनर को ट्रांसफर कर सकता हूं। अगर शेयर्स पे कुछ भी कॉल का पैसा बाकी है या अलॉटमेंट या एप्लीकेशन का पैसा बाकी है तो उसके केस में शेयर माइनर को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। रीजन क्योंकि बाद में कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है जो रिमेनिंग अमाउंट है वो माइनर से रिकवर करना। तो इसीलिए यहां पर अपन को बताया गया माइनर शेयर होल्डर बन सकता है बट ओनली इन केस ऑफ फुली पेड अप शेयर, जो कोई और उसको ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट, अ माइनर कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, यानी माइनर को आप दिवालिया घोषित नहीं कर सकते। दिवालिया यानी द पर्सन हु इज अनेबल टू पे द डेब्ट्स, यानी आप जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते तो लीगली आप लोन भी नहीं ले सकते, और जब आप लोन नहीं ले सकते तो आपको इंसॉल्वेंट भी जज नहीं किया जा सकता, इसलिए माइनर कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। और लास्ट, नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी हो सकता है आपने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए हो जब आप माइनॉरिटी में हो, सामने वाली पार्टी को बिना बताए, और कुछ दिनों बाद आप मेजर हो गए, यानी कुछ दिनों पहले फॉर एग्जांपल आज की अगर अपन बात करें, आज की डेट अगर 7th of June है या 8th of June है, तो अगर आज आप अपना एग्रीमेंट करते हैं और आपका बर्थडे 15th जून को आने वाला है और बर्थडे यानी 15 जून को आप मेजर हो जाएंगे, तो आपने ये सोच के एग्रीमेंट किया कि अभी एग्रीमेंट कर लेते हैं, 5-7 दिन बाद मैं मेजर होने वाला हूं, तो तब उसको कंटिन्यू कर लेंगे, रैटिफाई कर लेंगे, करेक्ट मान लेंगे। तो ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है, यानी नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। माइनॉरिटी पीरियड में जो भी एग्रीमेंट करे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे, दैट वुड बी कंसिडर्ड वॉइड। उसको आप मेजर होने के बाद भी रैटिफाई या करेक्ट नहीं कर सकते, नहीं मान सकते, जो चीज यहां पर अपन को पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पहली कैटेगरी थी अपनी माइनॉरिटी, सेकंड कैटेगरी इज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब आपकी मेंटल कैपेसिटीज प्रॉपर नहीं है, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज प्रॉपर नहीं है, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते अपने लिए किसी और के लिए, तो आप साउंड माइंड के नहीं माने जाते। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind can make a decision when he is of sound mind, यानी जो इंसान ज्यादातर अनसाउंड माइंड का रहता है बट कुछ समय के लिए वो साउंड माइंड में आ जाता है, तो जब वो साउंड कंडीशन में आ जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सिमिलरली कोई ऐसा पर्सन है जो साउंड माइंड का रहता है बट कभी कभार उसको दौरे पड़ते हैं वीकेंड से, द पीरियड ऑफ इनसेनिटी, दैट इज कुछ समय के लिए वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जब वो अनसाउंड माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट जब वो यूजुअली साउंड माइंड का रहता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब इसके अंदर कैटेगरी वाइज डिवीजन अपन को बताया गया। सबसे पहला, इडियट। A idiot is a person who is cognizant by birth, that is of unsound mind by birth, यानी बचपन से अगर उसकी मेंटल कैपेसिटीज में कोई दिक्कत थी, उसके माइंडसेट में, उसकी थिंकिंग पावर में कोई दिक्कत थी, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन इडियट। His incapacity is permanent and therefore he can never understand contract and make a rational judgment to take its effect upon his interest, यानी अपने फायदे के लिए वो कभी भी ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी थिंकिंग कैपेसिटी बचपन से ही खराब है। Consequently, the agreement of an idiot is absolutely void ab initio. He is not personally liable even for the payment of necessity supplied to him, यानी उसको necessity भी सप्लाई की जाती है तो भी वो liable नहीं है क्योंकि वो idiot है, that is by birth उसकी mental capacities proper नहीं है। Next, delirious person from fever and is also not capable of understanding the nature and implication of an agreement, therefore he cannot enter into a contract so long as the delirium lasts. हाई फीवर है आपको, आपने खूब सारी बुखार की दवाइयां ले रखी है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर इज टोल्ड टू यू, सो इस केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स यहाँ पे मेडिसिनल ड्रग्स की बात की जा रही है, कोई और ड्रग्स की बात नहीं की जा रही है। व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फीवर और आप कंटिन्यूसली दवाई ले रहे हैं, हाई फीवर जिसके अंदर आप ढंग से सोच समझ नहीं पा रहे, तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी, हिप्नोटाइज पर्सन। हिप्नोटिज्म अपन ने देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर, एक पेंडुलम टाइप अपन एक इंस्ट्रूमेंट घुमाते रहते हैं और सामने वाले पार्टी के ऊपर एक कंट्रोल गेन करने की कोशिश करते हैं। तो हिप्नोटिज्म प्रोड्यूसेस
टेम्पररी इनकेपेसिटी, दैट इज टेम्पररीली कुछ समय के लिए आप किसी और के वश में हो जाते हो, टिल अ पर्सन इज अंडर द आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्लीप, यानी एक आर्टिफिशियली आपको सुलाया जा रहा है या आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये सारी चीजें इसलिए आई क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जो अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर काफी डॉक्टर्स वगैरह के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे और उनको हिप्नोटाइज करके उनके साथ गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था। तो इफ यू आर अंडर हिप्नोटिज्म यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस तरीके से आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज योर मेंटल डीके। देयर मे बी मेंटल डीके और सेनाइल माइंड टू द ओल्ड एज और पुअर हेल्थ, यानी बीमारी की वजह से कंटिन्यूसली आप बीमार रहते हैं या फिर ओल्ड एज की वजह से आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जो कम हो जाती है। व्हेन सच पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपकी एज इतनी ज्यादा हो गई है कि आप अपना फायदा नुकसान कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो समझ नहीं पा रहे या दूसरे इंसान या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो इसके केस में मेंटल डीके को मानते हुए यू आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। लास्ट कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के अंदर ये आ जाता है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसको लॉ में स्पेसिफिकली मना किया हुआ है ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर जो टॉपिक अपन ने छोड़ा था स्टार्टिंग में, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। Contractual capacity of a company is determined by the object clause of its memorandum of association। memorandum of association क्या होता है अपन समझते हैं शॉर्ट में। memorandum article दो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफ एनी कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब एमओए जो अपन यहां पर कहेंगे, आगे जाके कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। एमओए इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी क्या काम करेगी, यानी कंपनी के फंडामेंटल सारी की सारी इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज एमओए। जो अपन एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास और कंपनीज एक्ट के अंदर ये सारी चीजों को रजिस्टर कराया जाता है जब भी आप कंपनी बना रहे हैं। तो कंपनी की मैक्सिमम पावर डिसाइड की जाती है, चार्टर इसीलिए बोला जाता है एमओए को कि कंपनी एमओए के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती और कोई भी ऐसा काम अगर कंपनी करती है तो वो वैलिड नहीं माना जाता क्योंकि कंपनी की मैक्सिमम पावर्स आर मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए, जिसके बियॉन्ड जाकर कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। Any act done in excess of the power given is ultra virus यानी बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की पावर के बाहर है और कंपनी की पावर के बाहर है, यानी वो वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट इज योर एलियन एनिमी। एन एलियन इज अ पर्सन हु इज अ फॉरेनर टू द लैंड, ही मे ईदर बी एन एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी। इफ अ सोवरेन और द स्टेट ऑफ द एलियन इज एट पीस, यानी किसी कंट्री के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो वो एलियन फ्रेंड माना जाएगा। अगर किसी कंट्री के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन है, ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड इनटू विद एलियन एनिमी विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पर जो चीज अपन को बताई जाएगी, अगर एग्जांपल ले यहां पर इंडिया पाकिस्तान का, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर काफी टाइम टेंशंस बढ़ जाती है, इंडिया चाइना के बीच में काफी टाइम टेंशंस बढ़ जाती है, तो उसके केस में वहां के किसी रेजिडेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस दौरान कंट्री यानी द सेंट्रल गवर्नमेंट issues that particular country or considers that particular country as an alien enemy। तो एलियन एनिमी के साथ आप उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे सस्पेंडेड माने जाते हैं, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कोई चीज आप करना चाहते हैं, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा नुकसान अगर आपको हो रहा है, तो आपको सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तभी आप एलियन एनिमी के साथ डीलिंग कर सकते हो, वरना सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड स्टिल या कैंसिल माने जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव entered into with the alien enemy। Next category is your insolvent। Insolvent का मतलब a person who is declared as insolvent is property vests in receiver and therefore he cannot enter into a contract relating to his property। Again he becomes capable of entering into contracts when he is discharged by the court। यानी अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने पहले कोई लोन लिया नहीं चुका पाया, उसके अगेंस्ट में केस पेंडिंग है कोर्ट में, यानी कि
कोर्ट ने किसी को अपॉइंट किया है, दैट इज द ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया है उसकी प्रॉपर्टी को बेच के लोन चुकाने के लिए, तो उस दौरान जब तक कोर्ट से उसके केसेस डिस्चार्ज नहीं हो जाते, ही इज कंसिडर्ड टू बी इंसॉल्वेंट, और वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता। रीजन, इंसॉल्वेंसी तब होती है व्हेन यू आर अनेबल टू पे योर एग्जिस्टिंग डेब्ट्स, यानी आप पुराना जो आपका लोन लिया हुआ है वो आप चुकाने में असमर्थ हैं। अब अगर आप पुराना लोन ही नहीं चुका सकते और आप चाहें कि मैं नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूं जिसके अंदर कोई नई लायबिलिटी अराइज हो, वापस आपकी कोई पेमेंट करने की, तो उसके सिनारियो में कोर्ट ने यहां पर रोक लगा दी। यानी कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स के अंदर आ चुके हैं, यानी आपके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी, तो आप नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये इसीलिए किया गया क्योंकि आप पहले वाला ही पैसा नहीं चुका पा रहे, तो आपको अलाउ नहीं किया जा सकता कि आगे आप और कॉन्ट्रैक्ट्स करें जिसमें और लायबिलिटीज आपकी बढ़े, और लायबिलिटीज पहले वाली नहीं रीपे कर पा रहे तो आप और लायबिलिटीज का पेमेंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा यहां पर। इसीलिए इंसॉल्वेंसी के केस में यू आर नॉट अलाउड बाय द कोर्ट टू एंटर इनटू अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, foreign sovereign, diplomatic staff and representative of foreign staff can enter into a valid contract. However, a suit cannot be filed against them in Indian courts without the prior sanction of the central government. यानी कोई फॉरेन विजिट पे कोई दूसरी कंट्री का डिप्लोमेटिक स्टाफ, या अपन कह सकते हैं काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या अभी अपन ने देखा G20 समिट हुआ, उससे रिलेटेड अगर कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ, कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आया है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, बट उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल नहीं करते यूजुअली विदाउट द परमिशन, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजन बीइंग, काफी लोग ऐसे होते हैं with an intention of we can say spoiling our image and the country's image, intentionally लूटने के लिए उन लोगों को कुछ ऐसी सिचुएशंस या कंडीशंस या चीजें में इन्वॉल्व कर देते हैं उन लोगों को, जिसके केस में उनके ऊपर केस करने के लिए वो लोग इच्छुक रहते हैं ताकि बड़ी अमाउंट उनको मिले एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। तो यहां पर इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, अगर कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ या रिप्रेजेंटेटिव या फॉरेन स्टाफ आया हुआ है इंडिया में, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर लीजिए, बट अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिस्प्यूट है, तो आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लीजिए। अगर उनको लगता है सूटेबल है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो सॉल्व नहीं की जा सकती, तो उसके केस में वो आपको परमिशन दे देंगे उसके अगेंस्ट में केस फाइल करने की, अदरवाइज ऐसी परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। तो ये था अभी का लिए अपना टॉपिक, दैट इज पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो अपन ने देखा, जिसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अपना टॉपिक है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी माइनॉरिटी, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अनसाउंड माइंड वाले भी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर रिवीजन का जो अपने लिए रहेगा, दैट वुड बी रिलेटेड टू योर फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट कब नहीं मानी जाती, उसके लीगल इंप्लीकेशन क्या होते हैं अगर जोर जबरदस्ती से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। सो टिल देन कीप वॉचिंग द CA Point चैनल एंड हैव अ नाइस डे।